Yes, we are live now. Hello all and welcome back again to GS Prelims रिवीजन सीरीज़। रिवीजन सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे थे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की और सेशन में कंटिन्यू करेंगे आगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख रखा था कुछ कन्वेंशंस और जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, या बेसिकली सिंपल भाषा में बात करें तो UNFCCC की जो मीटिंग हुई थी उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था। बाकी अब क्वेश्चंस पे वापस आते हैं और शुरू करते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, दिस इज विथ रेफरेंस टू ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब देखिए, हम लोगों ने ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने बात किया था कि ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है बेसिकली ये 1992 में जब रियो समिट हुई थी उसी टाइम पे बना दी गई थी। तो रियो समिट बोलिए या फिर अर्थ समिट बोलिए, जो भी बोलना है, उसी टाइम पर ये बना दी गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है दिस इज़ इन वाशिंगटन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन US में है। ये एक इन्वेस्टमेंट पैकेज है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए इसे बनाया गया है। इन्वेस्टमेंट प्राइवेट एंटिटी के द्वारा बेसिकली यहाँ पर किया जाता है। तो दिस इज़ बेसिकली प्राइवेट एंटिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। बाद में हालांकि इसको बोल दिया गया कि जो भी कार्बन क्रेडिट वगैरह है वो सारा काम फिलहाल के लिए देख लेगी, बट स्टिल इट विल बी अ प्राइवेट एंटिटी। अभी भी ये प्राइवेट एंटिटी ही होगी और इसके लिए अल्टीमेटली बोल दिया गया कि हमें एक सेपरेट से एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, एक अलग इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़रूरत है जो कि जो भी कार्बन क्रेडिट वगैरह है उसके बारे में मॉनिटर करेगा, देखेगा। हालांकि इसके अलावा हम लोगों ने दो और फंड्स के बारे में बात किया था। एक था जो आपका एडाप्टेशन फंड था, दिस इज़ एडाप्टेशन फंड। इस एडाप्टेशन फंड में हम लोगों ने देखा था कि बनाया तो गया था यह 2001 में ही, लेकिन इसे 2007 वाला जो बाली समिट था, इस बाली समिट में ही बेसिकली इंटीग्रेट कर लिया गया था। और ये थे बेसिकली एडॉप्शन के लिए, एडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज। दिस इज़ एडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए अल्टीमेटली जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से कर दिया जाता है। इसका भी जो हेडक्वार्टर है दिस इज़ इन वाशिंगटन। इसकी भी वाशिंगटन में ही इसकी भी हेडक्वार्टर है। तीसरा एक और था जिसको हम लोगों ने बोला था GCF, या इसी का नाम था ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये बनाया गया था आपके 2010 वाले जो कैनकून डिक्लेरेशन था। दिस इज़ कैनकून डिक्लेरेशन या कैनकून एग्रीमेंट, जो भी बोलना चाहें। कैनकून वाली मीटिंग में ही बेसिकली ये बनाया गया था। अब इसका जो हेडक्वार्टर है दिस इज़ इन इंचिंग, साउथ कोरिया में है। साउथ कोरिया इंचिंग में है बेसिकली। इसका काम क्या है? इसका काम यही है, $100 बिलियन का एक फ़ंड बना करके रखना है जिसके थ्रू जो भी नॉन एनेक्स कंट्रीज़ हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर जो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं या फिर जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इन सबको हेल्प पहुंचाने के लिए या फिर कंपनसेट करने के लिए ये फ़ंड बनाया जा रहा है। GCF के बारे में एक और चीज़ देखिएगा, GEF के बारे में एक और चीज़ देखिएगा। ये फ़ंड जो बनाया गया अल्टीमेटली इसको यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए भी बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस CBD के लिए बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस CCD कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के लिए बनाया गया। इसके अलावा इसी में मिनीमाटा कन्वेंशन के लिए भी ये बनाया गया है, दिस इज़ मिनीमाटा कन्वेंशन। और एक और स्टॉकहोम कन्वेंशन एक चीज़ होती है, स्टॉकहोम के लिए भी बनाया गया है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए होता है स्टॉकहोम। तो इन सब चीज़ों को GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के थ्रू ही देखा जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शंस पढ़िए। पहला ऑप्शन है यानी कि A ऑप्शन कहता है इट सर्व्स एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और FCCC कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। दूसरी है इट अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज़। अब देखिए, पढ़ के आपको लगेगा यार ये भी हो तो सकता है, बट ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइवेट एंटिटी के द्वारा, देखिए दिस इज़ अ प्राइवेट एंटिटी जो कि इन्वेस्टमेंट का काम करती है, तो यहाँ पर कोई रिसर्च वगैरह का काम नहीं है। बाकी ये एजेंसी अंडर OECD बिल्कुल नहीं है, ये एक अलग एंटिटी है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन होगा वो A करेक्ट होगा। A विल बी द ऑप्शन हियर। समझ में आ गया? अब आगे अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए, जब भी इवोल्यूशन के बारे में बात किया जाए, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में बात किया जाए, तो हमें 2-3 प्रिंसिपल है उनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे एक आपको पता होना चाहिए जो
डार्विन का प्रिंसिपल है नेचुरल सिलेक्शन को लेकर के, ठीक है। इसके अलावा लैमार्क का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ह्यूगो दिस एच होना चाहिए, ह्यूगो डे व्रिज का पता होना चाहिए। दिस इज़ जो म्यूटेशन होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर है नेचुरल सिलेक्शन को लेकर के, दिस इज़ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। और लैमार्क में है जो इवोल्यूशन होती है, इवोल्यूशन का मतलब यहाँ पर चेंज हो जाता है, एकदम विलुप्त हो जाएगा, ठीक है, एकदम से नई चीज़ें आ जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर बातें कही जा रही हैं कि इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए क्या मतलब इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो सकती है? यस, हो सकती है। क्या ग्लेशियल साइकिल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इवन अगर नियर फ्यूचर ये क्वेश्चन रिपीट होता है या फिर आता है तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आप समझ सकते हैं, क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हो सकता है? तो यस, इसकी भी वजह से हो सकता है। क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण से हो सकता है? तो यस, इसके कारण से भी हो सकता है। इनफैक्ट इवोल्यूशन कई प्रोसेस मतलब कई सारी चीज़ों से हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में जो कोविड वायरस फैला हुआ है, ये भी आप कह सकते हैं इट कैन अगेन लीड टू इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इनफैक्ट जो वायरस अपने रेप्लिकेशन कर रहा है उसके कारण से भी इवोल्यूशन फ्यूचर में देखी जा सकती है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अदर देन पोचिंग, ठीक है भाई। अब देखिए पोचिंग के बारे में आपको पता होगा, पोचिंग का मतलब यही होता है कि मारना, ठीक है। ह्यूमन जो होते हैं, आदमी जो होते हैं, वो जानवरों का जो किलिंग करते हैं, मार देते हैं, उसको बोल देते हैं पोचिंग। अब ये पोचिंग जो फिशिंग में की जाती है इसके कई तरीके होते हैं और इसमें से एक इक्विपमेंट, एक टूल होती है जिसको बोलते हैं ट्रॉलर्स। फिलहाल ये बैन कर दिया गया है, तो इसके बारे में जानते रहिएगा कि ये बैंड टूल है और इसके कारण से जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार है बेसिकली, यहाँ पर पूरी फिशिंग खत्म, मतलब सारी फिशेस खत्म हो गई हैं। इलाका एकदम बायोडाइवर्सिटी जो हुआ करता था, फिलहाल अभी यहाँ पर ज़ीरो बायोडाइवर्सिटी या फिर कह सकते हैं बहुत ही लेस बायोडाइवर्सिटी रह गई है। एंड दिस इज़ होल सोल बिकॉज ऑफ ट्रॉलर के कारण से। हालांकि इसमें तमाम और भी एसिडिफिकेशन और ओशियन पोल्यूशन की भी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन खैर वो अलग चीज़ है। फिलहाल क्वेश्चन कुछ अलग पूछ रहा है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस, आपको बताना है कि पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं फॉर द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन। जो गंगा रिवर डॉल्फिन है, डॉल्फिन्स कई तरीके की हैं, जैसे कि आपकी गंगा रिवर डॉल्फिन हो गई या फिर जो ओशियन की डॉल्फिन्स होती हैं, तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉल्फिन्स, ठीक है। आपको बताना है इसमें से पॉपुलेशन डिक्लाइन करानी है। चलिए ठीक है, पॉपुलेशन को डिक्लाइन करा देते हैं। पॉपुलेशन डिक्लाइन के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है वो ये बोलता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बराज। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो भी डैम्स या बराज बनाए जाएंगे ऑब्वियसली आपने एरिया क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया। एरिया लिमिटेड करने के कारण से जो भी स्पीसी हैं दे मे फील सम थ्रेट और दे मे इवन गो एक्सटिंक्ट, वो वहाँ पर ख़त्म भी हो सकती है, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन भी हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल। अब देखिए ऐसा कोई चीज़ नहीं है, क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी नेचुरल तरीका नहीं होता है जहाँ पर पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाए। क्यों? क्योंकि ये होता है इकोसिस्टम, और जो इकोसिस्टम होता है ये अपने आप को सेल्फ खुद के तरीके से बैलेंस करता रहता है। इस बैलेंस करने में इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं, दिस इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बायोटिक इंटरैक्शन होते रहते हैं, बायोटिक इंटरैक्शंस, जैसे कि कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म एंड ऑल दैट थिंग। तो यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ अ न्यू स्पीसी, मतलब ऐसा नहीं है कि क्रोकोडाइल नया स्पीसी है, बाहर से आया या फिर इन्वेजिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये इन्वेसिव होगा तब तो एक पल को माना जा सकता है कि यहाँ पर डॉल्फिन ख़त्म हो जाए, लेकिन क्रोकोडाइल को इन्वेसिव नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो इस वजह से क्रोकोडाइल के पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से डॉल्फिन को ऐसा कोई खतरा नहीं है। गेटिंग ट्रैप्ड इन द फिशिंग नेट एक्सीडेंटली, यस, और ये कहीं ना कहीं ट्रॉलर के बारे में ही बता रहा है कि यहाँ पर जब फिशिंग नेट्स में ये ट्रैप हो जाती हैं तो ऑब्वियसली इनकी संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। अगला है कि यूज़ ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड अदर एग्रीकल्चरल केमिकल इन क्रॉप फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ रिवर। अब देखिए ये भी एक करेक्ट रीज़न है, क्योंकि इसके कारण से पानी में पोल्यूशन हो रहा है, पानी की जो सैलिनिटी होती है वो बढ़ जा रही है, जिसके कारण से अगेन यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अब यहाँ से आंसर निकालना तो आराम से समझ में आ गया होगा। 1, 3 एंड 4 ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, दिस विल बी द आंसर हियर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कि जो ब्रोमिनेटेड फ्लेम्स हैं, अब देखिए जो ब्रोमीन है, दिस इज़ बेसिकली ब्रोमीन,
ब्रोमीन ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। हालांकि उतना कुछ खास बड़ा नहीं होता है, बहुत ही स्मॉल कंट्रीब्यूशन होता है ग्रीन हाउस में। इनफैक्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किया था ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के लिए जो क्योटो प्रोटोकॉल में ली गई हैं, इस क्योटो प्रोटोकॉल में हालांकि ब्रोमीन का मेंशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, दिस हैड नॉट बीन मेंशन्ड। लेकिन फिर भी जो हैलोजेंस होते हैं यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब ग्रीन हाउस गैस के ही पार्ट होते हैं। लेकिन फिलहाल अगर ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात करें तो जितनी भी फ्लोरिनेटेड गैसेज हैं, फ्लोरिनेटेड गैसेज ये होती हैं आपकी ग्रीन हाउस गैस, जैसे कि HFC हो गया, जैसे कि PFC पर फ्लोरोकार्बन हो गया, या फिर आपका CFC हो गया, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हालांकि ओजोन डिप्लीटिंग भी है। तो ये SF6 हो गया, यस बिल्कुल। तो ये सब ग्रीन हाउस में आ जाती हैं। फिलहाल बात करते हैं ब्रोमिनेटेड फ्लेम के बारे में। सो दीज आर यूज्ड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट लाइक मैट्रेस एंड अपहोल्स्टर्स। जबकि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कंसर्न है। कभी भी देखिए किसी भी गैस का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, अगर वो इनर्ट है, अगर गैस इनर्ट है जैसे कि आर्गॉन हो गया, नियॉन हो गया, जीनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इनर्ट गैस कभी भी रिएक्ट नहीं करती है, फ्री स्टेज में रहती है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई गैस इनर्ट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई फ़र्क तो डालेगा ही डालेगा। और यहाँ पर क्या फ़र्क डाल रहा है जिसके कारण से कंसर्न्स हो रहे हैं? पहला ऑप्शन बोलता है कि दे आर हाईली रेसिस्टेंट टू डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट। तो बिल्कुल डिग्रेड तो होंगे ही होंगे, तो ये तो खैर एनीवे करेक्ट होगा। दे आर एबल टू एक्यूमुलेट इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। अब देखिए ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है और ये बताता है बायो एक्यूमुलेशन और बायोमैग्नीफिकेशन के कॉन्सेप्ट को। सो एक सेकंड बढ़िया से लिख दिया जाए तो दिस इज़ बायो एक्यूमुलेशन एंड दूसरी बायो मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अब दोनों कंसेप्ट के बारे में आपको बहुत ही ईजिली पता होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग यहाँ पर लेवल्स बन गए। मान लेते हैं कि लेवल ए नहीं, यहाँ पर 1 2 3 4 लिख देते हैं। तो लेवल नंबर 1 है, लेवल नंबर 2 है, लेवल नंबर 3 है, लेवल नंबर 4 है, ठीक है। तो जब एक ही जगह पर टॉक्सिक एलिमेंट फैलना शुरू हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये बायो एक्यूमुलेट हुआ है। तो बायो एक्यूमुलेट यहाँ पर हो गया है। लेकिन जब ये एक लेयर से दूसरे लेयर में, दूसरे से तीसरे लेयर में, तीसरे से चौथे लेयर में जब ये आगे की ओर बढ़ना लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज़ बायो मैग्नीफाई होना शुरू हो गया है, दिस इज़ बायो मैग्नीफिकेशन। समझ आ गया? तो दोनों बहुत आसान सी बात है। ये किसी न किसी एक सिंगल लेयर मतलब कि एक ही लेयर में होगी, लेकिन जो बायो मैग्नीफिकेशन है वो इंटर लेयर में होगी, ठीक है। बेसिक चीज़ है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है। दिस इज़ अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कुछ जानवरों बेसिकली बर्ड्स का नाम लिखा गया है, बैट हो गया, बियर हो गया, रोडेंट्स हो गए। यहाँ पर बोला गया है कि हाइबरनेशन की प्रक्रिया किस में देखी जाती है। अब देखिए क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट हर क्लाइमेट के तरीके से अपना एक एनिमल होता है, बर्ड होती है, ठीक है, या ह्यूमंस भी आप बोल सकते हैं कि ये भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट इनकी जो बॉडी होती है और जो बॉडी फंक्शंस होती हैं वो एडजस्ट कर लेती हैं। तो एडजस्ट करने के दौरान में यहाँ पर कुछ एडाप्टेशन टेक्निक्स डेवलप हो जाती हैं। अब इस एडाप्टेशन टेक्निक्स क्या क्या होती हैं? एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइबरनेशन। अब ये जो हाइबरनेशन होती है बेसिकली इस बहुत जो कोल्ड इलाके होते हैं, बहुत ज़्यादा सुपर ठंडा जो इलाका होता है जैसे पोलर एरिया, वहाँ पर हाइबरनेट करने के लिए जैसे खा पी करके अपने फैट में फ़ैट जमा लेते हैं और फिर जब ठंड का रीज़न आता है तो फैट से ही गर्मी ले लेते हैं, तो ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। दूसरी होती है जिसको बोलते हैं एस्टिवेशन। जस्ट लाइक ठंडी में बहुत ठंडी पड़ती है तो गर्मी में, हॉट एरिया में बहुत गर्मी पड़ती है, तो इसके ठंडे होने के लिए एस्टिवेशन प्रोसेस होती है। तो ये एक दूसरे से कह सकते हैं कि उल्टा है, ठीक है। तीसरी प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो जब बहुत ठंडा इलाका हो जाता है एंड इफ़ द स्पीसी इज़ नॉट अगेन, अगर मान लेते हैं कि वो हाइबरनेट नहीं कर सकता है या फिर एस्टिवेट नहीं कर सकता है, एटलीस्ट वो माइग्रेट तो कर ही सकता है, जैसे कि ह्यूमन हो गए। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर में ऐसा नहीं है कि वो हाइबरनेट करे या फिर एस्टिवेट करे, लेकिन वो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो ठंडे इलाके में चला जाएगा, और अगर ठंडी ज़्यादा पड़ेगी तो गर्म इलाके में आ जाएगा। तो ये माइग्रेशन की भी टेक्निक होती हैं। तो ये हो जाती है आपकी एडाप्टेशन टेक्निक्स।
अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सी हाइबरनेशन प्रोसेस होती है किसमें, तो सब में ही होती है, बियर, रोडेंट, बियर, सब में ही होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द प्लानेट अर्थ। अब देखिए ये बेसिकली कार्बन साइकिल के बारे में बात कर रहा है। दिस इज कार्बन साइकिल। हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल लास्ट क्लास में जब डिस्कस किया था तो वहाँ पर हो गया था। कार्बन साइकिल एक इम्पॉर्टेंट होता है। अब कार्बन साइकिल का मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, मतलब कार्बन कहाँ से आ रही है, यानी इनकमिंग कहाँ से हो रहा है और आउटगोइंग कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ आउटगोइंग यहाँ पर। अब इस तरीके से यहाँ पर इसका साइकिल मेंटेन हो जाता है। इनकमिंग आने के लिए तो कई सारी तरीके हैं, जैसे कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन, तो आम जनता क्या करती है, ह्यूमंस क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है निकल जाती है। ठीक है, जो ट्री होते हैं, जो प्लांट होते हैं या फिर जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दिस इज़ प्लांट आउटगोइंग में। ठीक है, तो CO2 जो होती है वो आउटगोइंग। अब आउटगोइंग और इनकमिंग का मतलब यह है कि धरती पर कैसे आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ किया जाता है। तो ये भी इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। वोल्केनिक एक्शन से बिल्कुल यहाँ पर भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिलीज़ होती है, तो रिलीज़ कर दिया गया। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है रिलीज़ करती है, यस। रेस्पिरेशन, यस। फोटोसिंथेसिस, नो। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब कर रही है, तो दिस इज़ नॉट एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल। लेकिन जो डीके मटेरियल होता है, बिल्कुल, तो जो डीके मटेरियल होता है यहाँ से भी कार्बन रिलीज़ होता है, डीके मटेरियल, क्योंकि यहाँ पर हम कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन एक हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना, तो हाफ लाइफ के ज़रिए हम इसकी जो लाइफ होती है उसको चेक कर लेते हैं क्या चीज़ है। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज़ 1, 2 एंड 4, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। वेरी इजी क्वेश्चन, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन के ज़रिए आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू वॉक थ्रू द कंट्री साइड यू आर लाइकली टू सी सम बर्ड स्टॉकिंग अलॉन्ग साइड द कैटल टू सीज द इंसेक्ट। अब जैसे क्या होता है कि अभी हम लोगों ने देखा कि देयर इज़ अ बायोटिक इंटरैक्शन अमंग द स्पीसीज़। तो जो बायोटिक इंटरैक्शन होता है उसमें तमाम प्रोसेस होती हैं। जैसे एक होता है जिसमें होती है म्यूचुअलिज्म, ठीक है, जहाँ पर दोनों स्पीसी को फ़ायदा होता है, एक बंदा दूसरे बंदे को हेल्प करता है और दूसरा बंदा पहले वाले को हेल्प कर देता है। दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपटीशन, जस्ट लाइक इकोलॉजिकल सक्सेशन, दोनों को नुकसान होगा, दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने की फिराक में रहेंगे। फिर होती है जिसको बोलते हैं हम लोग कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को कोई मतलब कुछ भी फ़ायदा को नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है और यहाँ पर ज़ीरो लिख दिया जाए, लेकिन दूसरे वालों को क्या होता है कि फ़ायदा हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर इसका उल्टा होता है जिसको बोलते हैं अमेंसलिज्म। यहाँ पर क्या होता है, एक को कुछ नहीं लेकिन दूसरे वाले को नुकसान हो जाती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से प्रीडेशन होती है एंड पैरासाइट भी होते हैं, तो दे आर पैरासाइट्स। एक को फ़ायदा होता है तो दूसरे को नुकसान हो जाता है, तो ये तरीका होता है अलग अलग। बाकी एक होती है न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब कुछ नहीं होता है ना, तो यहाँ पर तो कुछ भी मैटर नहीं करेगा। तो ये बायोटिक इंटरैक्शंस होती है। यहाँ पर बातें की जा रही है म्यूचुअलिज्म को लेकर के। अब म्यूचुअलिज्म में देखिए ये जो क्वेश्चन है रट्टा मारने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है, बर्ड के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि ये करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स में कोई स्पीसी अगर बना होता है तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिलहाल आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या है, तो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ नॉट अगेन गोइंग टू बी आस्क्ड, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो चीज़ बनी होती है उस पर आता है। सेम इसी म्यूचुअलिज्म को लेकर के फिर से एक क्वेश्चन है म्यूचुअलिज्म को लेकर के। अब देखिए म्यूचुअलिज्म, अब जैसे कोरल्स के बारे में आप देखते होंगे, कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स एक तरीके के स्पीसी होते हैं, लेकिन ये स्पीसी कैसे होते हैं बात समझ में ऐसे नहीं आएगी। स्पीसी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक रेस्टिंग प्लेस, कहीं ना कहीं एक जगह पर उसको पहले जगह तो मिले, है ना। तो जगह मिलने का मतलब ये है एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, तो पहले तो एक होना चाहिए प्लेटफॉर्म इसके पास में। चलिए ठीक है, अब ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो समुद्र के अंदर हैं, तो समुद्र के अंदर की कोई चीज़ होनी चाहिए आपको। एक तो मिल जाएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दिस इज़ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। लेकिन इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर देखिए बात बन नहीं पाती है,
ठीक है, क्योंकि इसमें डेप्थ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो कार्बन मतलब कार्बोनेट आयंस होते हैं, या फिर अगर बात किया जाए जो कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर जो जानवरों के स्केलेटन्स होते हैं, स्केलेटन्स, या फिर जो मछलियों के या फिर मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड हो जाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, इकट्ठा होकर के एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। अब प्लेटफॉर्म के ऊपर में क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा, प्लैंकटन। अब जैसे क्या होता है समुद्र में, ओशियन में हमारे पास अलग अलग लेवल पे अलग अलग स्पीसी मिलते हैं। जैसे सबसे ऊपर मिलते हैं नेक्टॉन्स, तो दिस इज़ नेक्टॉन। फिर आपको मिलते हैं पेरीफाइटन्स, ठीक है। फिर आपको मिलते हैं प्लैंकटॉन्स, ठीक है। फिर आपको मिल जाते हैं न्यूस्टॉन, एंड फिर लास्ट में आ जाते हैं, दिस इज़ न्यूस्टॉन, और लास्ट में आ जाते हैं बेंथोस, ठीक है। बेंथोस मतलब बहुत नीचे हो जाते हैं, तो ये तो बात ही अलग है। ये आपकी डेप्थ है, एंड दिस इज़ ओशियन स्पीसी, ठीक है, दिस इज़ ओशियन। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिला है, तो हमें इसके ऊपर में प्लैंकटॉन मिलते हैं, दे आर प्लैंकटॉन्स। प्लैंकटॉन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जो फाइटोप्लैंकटॉन होते हैं। फाइटोप्लैंकटॉन का मतलब जो क्या करेंगे, जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी कि दे आर एक तरीके का प्लांट, ठीक है। दूसरे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं जू प्लैंकटॉन। जू प्लैंकटॉन का मतलब होता है जो मरीन स्पीसी होंगे। अब इस मरीन स्पीसी के ऊपर में होते हैं एल्गी, यानी कि काई, और ये पूरा का पूरा सिस्टम मिला करके हम लोग बोलते हैं दिस इज कोरल, ये हो जाता है कोरल। अब इस कोरल में देखिए फोटोसिंथेसिस मतलब कहीं ना कहीं से तो पहले एनर्जी जनरेशन होनी चाहिए। अब एनर्जी जनरेशन होगी तभी तो कोई प्रोसेस होगी, मतलब कहीं पर मतलब सिस्टम सस्टेनेबल बनेगा। तो यहाँ पर एनर्जी जनरेशन के लिए होती है फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फोटोसिंथेसिस करता है, ये करता है आपका एक तो फाइटोप्लैंकटन, तो दिस इज फाइटोप्लैंकटन, और एक करता है आपका एल्गी, दिस इज एल्गी। अब इन सब को जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करता है, तो दिस इज न्यूट्रिएंट हियर। न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे तो फाइटोप्लैंकटन या फिर एल्गी अपना फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी कि एनर्जी जनरेट करेंगे। तो एनर्जी ये लोग जनरेट करेंगे और न्यूट्रिएंट, और इनके बीच में आ जाता है जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन दिस एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब कि सॉरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और जो फाइटोप्लैंकटन्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इस तरीके से पूरा कोरल जो है सिस्टम ये बन जाता है, ठीक है। तो कोरल के बारे में तो समझ में आ गया, म्यूचुअलिज्म आपको समझ में आ गया। सेम इसी तरीके की म्यूचुअलिज्म प्रोसेस होती है जहाँ पर एल्गी, ठीक है, फंजाई के साथ मिल करके, कवक के साथ मिल करके अल्टीमेटली बना लेते हैं आपके लाइकेन्स। जस्ट लाइक दिस कोरल प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस होती है जहाँ पर जो काई या फिर कह सकते हैं एल्गी होते हैं, फंजाई के साथ मिलकर लाइकेन्स बना लेते हैं। मशरूम जो होता है, मशरूम जो खाया जाता है, बेसिकली इसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर भी डेवलपमेंट होती है। तो मेक श्योर इसके बारे में आप जानते रहिएगा। खैर ये तो बहुत ही ईजी पार्ट है, आंसर यहाँ पर आपको ईजिली पता चल गया, दिस इज एल्गी एंड फंजाई। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर इसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन को आप म्यूचुअलिज्म भी बोल सकते हैं। दोनों प्रोसेस एक ही है, दोनों का नाम एक ही है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट रिलीज बाई स्टील इंडस्ट्री। अब देखिए स्टील इंडस्ट्री का मतलब क्या है, स्टील इंडस्ट्री का मतलब है आयरन, ठीक है। आयरन की स्मेल्टिंग करके अल्टीमेटली इसको स्टील में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि आयरन में कुछ मिक्सचर और मिनरल मिला करके कुछ अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे स्टील में बदल दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सल्फर के भी ऑक्साइड्स निकलते हैं, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड्स निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऐसे गैसेज हैं जो कि लगभग इंडस्ट्री से लगभग हर तरीके की इंडस्ट्री से निकलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑल करेक्ट हो जाएगा, सारे ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अच्छा, इसमें अगर बात किया जाए कि इन सब में दिस इज़ ऑक्साइड ऑफ सल्फर SOX, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOX, फिर उसके बाद से कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसमें पूछा जाए कि पॉल्यूटेंट कौन कौन है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट होना चाहिए, पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो टोटल 8 पॉल्यूटेंट यहाँ पर लिखा गया है, और उन 8 में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के बाकी सारे हैं, यानी कि पॉल्यूटेंट में SOX भी आ जाएगा, NOX भी आ जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा लेड होता है, अमोनिया होता है, PM2.5,
PM10, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और अमोनिया भी होता है। अच्छा, इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस, तो इसमें ग्रीन हाउस गैस आपको मिलेगी, दिस इज CO2। CO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करती हैं, ठीक है। NOx भी आप बोल सकते हैं, दिस इज अगेन द थिंग, ठीक है। एसिड रेन कौन करता है? एसिड रेन करने के लिए SOx एंड NOx यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर बात किया जाए इसमें से ओजोन डिप्लीशन कौन सी है, तो ओजोन डिप्लीशन वाली गैस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते रहिएगा, ये सब कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर मंथ लॉन्ग इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कैंपेन और फेस्टिवल इज हिल्ड ड्यूरिंग विच सर्टेन कम्युनिटी और ट्राइब प्लांट सैम्पलिंग। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्लांट सैम्पलिंग और ये सब चीज़ें की जाती हैं ट्राइब्स वगैरह के द्वारा। ये भी एक प्योर करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। इसको भी आपको देखिए, हर एक ट्राइब के बारे में आप नहीं जान सकते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके बारे में पढ़ना होता है, पता होना चाहिए, जैसे कि PVTG के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस पर इनफैक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो PVTG एक चीज़ पता होनी चाहिए। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें करंट अफेयर्स बेस्ड ही होती हैं, करंट अफेयर्स में जो बना होता है वही आपसे पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको भी जो है एक गूगल समझा जाता है कि आप कुछ भी हर चीज़ जानते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आगे का क्वेश्चन है नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू 2 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, कौन से हैं? एक है कोल बेड मीथेन है, जिसको कि हम लोग CBM भी बोलते हैं, और दूसरी बोली गई है जो कि शेल गैस है। तो दिस इज़ दूसरे साइड में आपकी शेल गैस हो गई, ठीक है। अब देखिए, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दोनों की अपनी विशेषताएं हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। देखिए, यहाँ पर अगर CBM के बारे में बात किया जाए तो CBM क्या हम लोग निकालते हैं? तो यस, वी एक्सट्रैक्ट CBM, कोल बेड मीथेन को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या शेल गैस को करते हैं? नहीं, फिलहाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज वी डू नॉट हैव टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इस वजह से हम लोग शेल गैस नहीं निकाल पाते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इसमें देखिए प्योर फ्रेश वाटर की ज़रूरत पड़ती है, फ्रेश वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ड्रिंकेबल वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट यहाँ पर भी फ्रेश वाटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, नॉर्मल मतलब कंट्रोल फॉर्मेट में करना पड़ता है। शेल गैस के बारे में बात करें तो इसके रिसोर्स बेसिकली हिमालयन माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन में मेनली पाए जाते हैं जो शेल गैस हैं। CBM में क्या है? ये भी माउंटेनियस जो सेडिमेंट्री होते हैं वहाँ पर हमें चीज़ें मतलब CBM की मिल जाती हैं, या फिर आप प्लेटू में भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी मिल सकता है। तो दोनों ही जगहों पर यहाँ पर मिल सकता है, दोनों ही क्लीन सोर्सेज हैं, ठीक है। हाँ, डर जरूर रहता है, एक्सप्लोड होने का हमेशा डर रहता है, बट स्टिल वी हैव टेक्नोलॉजी। तो वी अगेन जो ऑक्सीजन भेजना होता है वी सप्लाई इट इन अ कंट्रोल्ड मैनर, जिससे थोड़ा सा खतरा तो रहेगा लेकिन उतना नहीं रहता है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट जरा देखिए, पहला स्टेटमेंट ये है कि जो कोल बेड मीथेन है इज़ अ प्योर मीथेन गैस, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल स्ट्रीम्स, जबकि शेल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो कोल बेड मीथेन होती है यहाँ पर मिक्सचर मिलता है, प्योर नहीं मिलता है, यहाँ पर प्रोपेन की और ब्यूटेन की मिक्सचर मिलती है, ठीक है। और जबकि वहीं अगर शेल गैस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर प्योर फॉर्मेट में हमें मीथेन मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। एक्चुअल में क्या है, दोनों उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि इन इंडिया अबंडेंट कोल बेड मीथेन सोर्सेज एग्जिस्ट बट सो फॉर नो शेल गैस सोर्सेज हैव बीन फाउंड। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट फिर से हो गया। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इंडिया में अबंडेंट कोल बेड मीथेन है, बिल्कुल सही है, लेकिन शेल गैस के सोर्सेज नहीं है, ये गलत हो गया। क्योंकि हिमालय में शेल गैस के सोर्सेज हैं, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसे निकाल पाएँ। तो फिलहाल यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन जो है वो नीदर 1 और 2 कोई भी करेक्ट नहीं है। इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, इसका डिस्कशन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। आगे है कि इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद। अब देखिए, जो सॉइल इरोजन होता है इसके तो खैर कई रीजन्स होते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन के कई सारे रीजन्स हो सकते हैं। इस इरोजन में रेनफॉल भी एक रीज़न है, मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है नेचुरल रीजन्स भी होते हैं। इस नेचुरल के अलावा एंथ्रोपोजेनिक तो होते ही होते हैं। एंथ्रोपोजेनिक तो क्या करते हैं कि वो तोड़ ताड़ के तो मचा ही रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सॉइल इरोजन का एक बचाने का तरीका होता है टेरेस कल्टीवेशन, सीढ़ी नुमा खेती। तो ये बचाने का तरीका होता है, ये प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ अ सॉल्यूशन एक्चुअली। डिफॉरेस्टेशन, यस, ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन करने के कारण से जो मिट्टी को बांध के रखते हैं पेड़ पौधे, वो बांध के नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण से अल्टीमेटली सॉइल का इरोजन हो जाता है।
ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये देखिए डिजर्टिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो फिलहाल केवल और केवल ये जो डिफॉरेस्टेशन वाली जो चीज़ है, दिस इज़ द ओनली रीज़न फॉर दिस क्वेश्चन, तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। समझ आ गया? ध्यान रखिएगा, अलग अलग चीज़ें हैं, सॉइल इरोजन अलग होती है, डेजर्टिफिकेशन अलग चीज़ होती है, दिस इज़ डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन अलग होती है। इस डेजर्टिफिकेशन को लेकर के अगेन हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस कॉम्बैट टू दिस डेजर्टिफिकेशन को लेकर के हम लोगों ने एक ये बना के रखा है। अभी रिसेंट में इसकी मीटिंग भी हुई थी COP13, और ये हुई थी आपकी गांधीनगर में, ठीक है, गांधीनगर में मीटिंग हो रखी थी COP23 की विद रिस्पेक्ट टू दिस डेजर्टिफिकेशन। और इसके लिए फिर अल्टीमेटली हम लोगों ने तमाम REDD एंड REDD+ ये भी साइन किया हुआ है। इसके अलावा क्योटो में भी हम लोगों ने मान के रखा था कि फॉरेस्ट को हमें बचाना होगा, अदरवाइज़ आगे मुश्किल हालात आ जाएंगे। इनफैक्ट बॉन कन्वेंशन में भी हम लोगों ने देखा था कि फॉरेस्ट के थ्रू हम लोग काफ़ी हद तक चीज़ें, कैटोवाइस में हम लोगों ने देख रखा था, नॉट बॉन, हम लोगों ने कैटोवाइस में देख रखा था कि कैटोवाइस की 30% के नियर अबाउट तो जो है फॉरेस्ट से ही हम चीज़ों को बचा सकते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद द ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी को ह्यूमन लाइफ के साथ मिल करके कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पार्क, लेकिन जो नेचुरल पार्क होते हैं यहाँ पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो ह्यूमन लाइफ तो नहीं रख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हाँ ठीक है, कुछ डोंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ह्यूमन लाइफ नहीं होती है। बोटेनिकल गार्डन, यहाँ पर तो कोई फंडा ही नहीं है, क्योंकि ये एक्स-सिटू है, दिस इज़ एक्स-सिटू। घूम फिर करके अंत में आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में ही पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि यहीं पर क्या होते हैं, 3 अलग अलग रीजन होते हैं। एक होते हैं जो ट्रांजिशन रीजन होते हैं, एक होते हैं जो बफर रीजन होते हैं, और एक होते हैं जो कोर रीजन होता है। कोर में कुछ भी अलाउड नहीं होता, यहाँ पर केवल और केवल फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल्स होते हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है वो जाता है, और बेसिकली जानवरों के साथ में एक मैच बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है जहाँ पर विलेज के लोग, गांव के लोग रहते हैं, और बफर का इलाका का मतलब ये कि विलेज वाले लोग अपने जो भी लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, लाइवलीहुड के लिए जो भी कुछ लेना चाहें, जैसे जंगल की लकड़ियाँ, ठीक है, पशुओं को अपने चराने के लिए, जानवरों को चराने के लिए लोग बफर रीजन तक ले करके चले जाते हैं। एक मूवी अभी रिसेंट में रिलीज़ हुई थी, दैट इज़ शेरनी मूवी। इस मूवी को आप लोग देखिएगा, ठीक है, काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के बारे में भी आपको, इनफैक्ट IFOS की लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलेगा कि आखिर में क्या व्हाट द सर्विस ऑल अबाउट, ठीक है, यहाँ से आपको पता लगेगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड होती है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से बनाई जाती है, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से बनाई जाती है। क्लियर। दूसरा है कि जो NTCA है, अच्छा NTCA से पहले GTF एक है, ग्लोबल टाइगर फोरम, दिस इज ग्लोबल टाइगर फोरम, ठीक है। ये एकमात्र अभी का ओनली इंस्टीट्यूशन जो टाइगर को प्रोटेक्ट करती है, ओनली इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर, वर्ल्ड वाइड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पहली है। और इसको लेकर के हम लोगों ने अपना NTCA बना करके रखा हुआ है, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में काम करती है। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला स्टेटमेंट है कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। दिस इज अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर जो 2 और 3 है ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी एनिमल वेलफेयर बोर्ड तो समझ में आ रहा होगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से ही रिलेटेड होगा ऑब्वियसली, ठीक है। इनफैक्ट जो जू वगैरह भी बनाया जाता है ना, सेंट्रल जू अथॉरिटी होती है विच रेगुलेट्स द जू और अल्टीमेटली चिड़ियाघर वगैरह के लिए, और ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ही अंतर्गत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइंटिफिक व्यू इज दैट द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये बात तो हम लोगों ने क्योटो क्या, हम लोगों ने पेरिस से बड़े ही ध्यान से सोच के रखा हुआ है। तो पेरिस क्लाइमेट डील में इनफैक्ट इसी बात को लेकर के बोला गया था। लेकिन ये जो 2 डिग्री वाला जो कंसेप्ट है, शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री, अगर आपसे पूछे कि पहली बार ये कब बात किया गया था, तो आप बताएंगे पहली बार ये 2009 में
जब कोपेनहेगन की मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर ये बात उठा था कि यार हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कभी आगे इंक्रीज़ नहीं करना है, और ये प्रोविज़न बन गया पेरिस क्लाइमेट डील में। समझ में आ गया क्या चीज़ है? पेरिस क्लाइमेट डील 2015 में हो रखी थी। अब यहाँ पर बोला गया है इफ़ द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज बियॉन्ड 3 डिग्री, 2 डिग्री का छोड़िए, अगर 3 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, फिलहाल अभी यही कंडीशन चल रही है, टेम्परेचर इंक्रीज 3 डिग्री से ज़्यादा चल रहा है इस समय, एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो क्या पॉसिबिलिटी है? अब देखिए इस क्वेश्चन को देखने के लिए आप सिंपल सोचिए आज की डेट में क्या क्या कंडीशंस है, वही सब हो जाएगा आपका आंसर। क्या जो टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर है क्या ये अब नेट कार्बन सोर्स बन गया है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, हम लोग कोशिश कर रहे हैं नेट कार्बन ज़ीरो करने की, नेट कार्बन ज़ीरो कार्बन करने की। नेट ज़ीरो मतलब क्या है? इनकमिंग, ठीक है, माइनस आउट गोइंग, ये ज़ीरो हो जाए, मतलब कि ये बैलेंस है, जितना आए उतना जाए। लेकिन अभी क्या हो रहा है? नेट कार्बन है, इसीलिए तो हम लोग कार्बन एमिशन पर कट लगा रहे हैं। तो दिस इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है कि वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टैलिटी विल अकर, तो ये भी हो रहा है, कोरल्स तो इस समय डेड हो ही रहे हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंट में एक स्टडी आई, उसमें ये बोला गया नियर अबाउट 30% जो कोरल्स हैं वो डेड हो गए हैं, 30% जो कोरल हैं ये डेड हो गए हैं। तीसरा स्टेटमेंट है ऑल द ग्लोबल वेटलैंड विल परमानेंटली डिसअपियर, क्या सारे वेटलैंड खत्म हो गए क्या? नहीं, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वेटलैंड के लिए तो आपको पता ही है कि देयर आर, वन इज़ रामसार कन्वेंशन, एक रामसार लिस्ट है, रामसार कन्वेंशन लिस्ट है, जो कब आई थी? 1971 में आई थी। और इसी चीज़ को और एक्स्ट्रा थ्रेट को बचाने के लिए आई थी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, दिस इज़ मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। ये दोनों के दोनों रिलेटेड हैं वेटलैंड से, ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों वेटलैंड से रिलेटेड हैं, ठीक है। अगला, कल्टिवेशन ऑफ सीरियल विल नॉट बी पॉसिबल। अब ये बताइए क्या जो मोटी अनाज के जो भी खेती वगैरह है क्या ख़त्म हो गई? गलत है, ये भी नहीं होगी, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही जो है एक्सट्रीम में चले जा रहे हैं। तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी उसके बाद से जो दो हैं वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नीम के पेड़ को लेकर के, नीम की ट्री। अब आपको पता है नीम का जो पेड़ होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, दिस इज एंटीऑक्सीडेंट। नीम का जो पेड़ होता है कई तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे मान लेते हैं कोई वायरल डिसीज़ है तो इसके मतलब नहाने के लिए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो नहाने वगैरह के लिए, क्लीनिंग के लिए यूज़ कर ली जाती है, शरीर को क्लीन करने के लिए। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा अगर किसी को चिकन पॉक्स वगैरह होता है तो चिकन पॉक्स वगैरह में जो नीम की पत्तियां होती हैं उसी के ऊपर में बंदे को, जो पेशेंट होता है उसको सुलाया जाता है, क्योंकि इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा नीम का जो ऑयल होता है वो कई सारे मेडिसिनल पर्पस के लिए काम किया जाता है, मतलब कई सारी इसकी मेडिसिनल वैल्यू हैं, ठीक है। तो ये सारी भी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं क्या चीज़ है। नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज पेस्टिसाइड, यस बिल्कुल, पेस्टिसाइड के तरीके से, जिससे कि आपके इंसेक्ट और माइट्स जो होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि नीम सीड्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोफ्यूल एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट्स, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। नीम की जो सीड्स होती हैं, नीम के जो ऑयल्स होते हैं उनसे बायोफ्यूल भी आप बना सकते हैं, बायोडीजल बना सकते हैं, ठीक है। नीम की जो ऑयल होती है इट हैज़ एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल, बिल्कुल ये अभी हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर ये भी होता है। तो नीम के अपने बढ़िया मतलब सारी प्रॉपर्टी हैं, ऑल द प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटेड विद द नीम, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या चीज़ें होती हैं? अब देखिए अगर आप फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में अगर आप देखेंगे, फोटोसिंथेसिस इसमें क्या होता है, ये बेसिकली इस प्रोसेस में दो फेज़ होते हैं। एक होता है जो लाइट फेज़ होती है और दूसरी होती है जो डार्क फेज़ होती है, ठीक है। लाइट फेज़ में क्या होता है कि यहाँ पर जो सनलाइट है, इस सनलाइट के ज़रिए जो डिकम्पोजिशन या फिर कह लीजिए कि ब्रेकडाउन करना होता है वो यहीं पर किया जाता है, ये होती है ब्रेकडाउन। लेकिन जो डार्क वाला पोर्शन होता है, चूँकि यहाँ पर लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। अब फोटोसिंथेसिस नहीं का मतलब इस समय क्या होता है, एक्चुअल में जो ऑक्सीजन जनरेशन होती है वो इसी टाइम पर होती है, ठीक है। बाकी तो फोटोसिंथेसिस तो हम लोग सिंपली बोल देते हैं कि क्लोरोफिल के सहारे अल्टीमेटली यहाँ पर स्टोमेटा पर फिर जो है लाइट आती है और ब्रेकडाउन होकर के अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ऑक्सीजन गैस बन जाता है और ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पर किया क्या गया, यहाँ पर
जो फ्री एनर्जी है इसको कन्वर्ट कर दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी में, स्टोर कर लिया गया और फिर अल्टीमेटली जो भी इसको खाएगा वो एनर्जी पा जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे, इट इज़ अगेन वेरी वेग स्टेटमेंट्स। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अगेन बेकार है। ऑक्सीजन इज टेकन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, ये भी गलत बात है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शंस पढ़ के आपको लग जाएगा कि दीज आर वेरी वेग ऑप्शंस, बाकी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। पहला है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ये जो एग्रीमेंट है दिस इज़ FAO, यूनाइटेड नेशंस की एक कह सकते हैं कि सब्सिडियरी है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड है। दूसरा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, दिस इज़ UNCCD। कब बनाई गई थी? वही 1992 रियो समिट में बनाई गई है ना, दिस इज़ रियो समिट में। फिर है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। यहाँ पर बताना है कि किसने बायोडाइवर्सिटी को, मतलब बियर के कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। सारी ही चीज़ें बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हैं, सिंपल सी बात है, सारी ही चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ आवर को लेकर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अब अर्थ आवर आपको पता है, दिस इज़ अर्थ आवर, दिस इज़ अर्थ, एक सेकेंड यार क्या हो गया, यस अर्थ आवर। ये देखिए जो अर्थ आवर होता है ये एक वॉलंटियर बेसिस पर स्कीम होती है, वॉलंटियर बेसिस पर। कुछ लोग कहते हैं फालतू है, किसी काम लायक नहीं है, कुछ नहीं है, बट कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं दिस इज़ वेरी अगेन गुड बिहेवियरल चेंज प्रोसेस। ऑस्ट्रेलिया से शुरू की गई थी, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार ये किया गया था और फिर अल्टीमेटली पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि कुछ समय के लिए अपने लाइट वगैरह बंद कर दीजिए, लेकिन जब भी अर्थ आवर आता है तो उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एडवाइज़री आ जाती है। एडवाइज़री ये आ जाती है कि आप लोग लाइट पंखा बंद करिएगा, ऐसा नहीं सब कुछ बंद कर दें। सब कुछ बंद कर देंगे तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वो यूज़ में नहीं आएगी तो फॉल्ट हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले से ही एक एडवाइज़री निकाल देती है कि सिर्फ लाइट पंखा बंद करिएगा, बाकी जो फ्रिज वगैरह है वो सब चलने दीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि जो है एनर्जी के कारण से इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो फिर फॉल्ट हो जाएगा। तो ये अब ये जो अर्थ आवर है दिस इज़ वॉलंटियर बेसिस, किसने स्टार्ट किया था? स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWFN ने ये चीज़ स्टार्ट किया था। समझ में आया? क्लियर? अब चलो देख लेते हैं क्या है। इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ UNEP एंड यूनेस्को। रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया क्योंकि ये तो NGO के द्वारा है, दिस इज़ NGO एक्चुअली, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड है कि इट इज़ अ मूवमेंट इन विच पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट फॉर 1 आवर और ऑन अ सर्टेन डे ईच ईयर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है कि एक मूवमेंट है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड नीड टू सेव द प्लानट, दिस इज अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 और 3। बस आपको ये पता होना चाहिए था कि आखिर में ये जो अर्थ आवर है किसने स्टार्ट किया है। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन्स। इको सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज इको मतलब इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। सेंसिटिव जोन जनरली इको सेंसिटिव जोन उसको बोला जाता है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रिलेटिवली बहुत हाई होती है, एट द सेम टाइम थ्रेटेंड होती है, थ्रेटेंड। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए ओशियन का, मरीन का जो इकोसिस्टम होता है ये तब तक बढ़िया है जब तक यहाँ पर इंक्रोचमेंट ना किया जाए, इंक्रोचमेंट ना किया जाए। अब आपको पता है ओशियन इकोसिस्टम है तो यहाँ पर क्या होगा? बीच होगा, बीच होगी तो जनता होगी, जनता होगी तो पार्टी होगी, और पार्टी होगी तो फिर यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी खोल दिए जाएंगे। तो अब क्या हुआ? एनक्रोचमेंट हो गया और यहीं पर इको सेंसिटिव जोन डेवलप हो जाता है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जैसे ही यहाँ पर दूसरे बंदे आ गए, जैसे ही यहाँ पर एक तरीके से कह लीजिए कि कोई इंक्रोचमेंट हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? अच्छा ये चीज़ क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत EPA 1986 में ये चीज़ 1986 के थ्रू किया जाता है। इको सेंसिटिव जोन ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में नहीं आता, इसलिए यहाँ पर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड है कि द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज़ टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन दोज एरियाज एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। अब देखिए सब कुछ नहीं बंद कर दिया जाता है, यहाँ रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, रेगुलेशन और प्रोहिबिशन में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, प्रोहिबिशन कुछ चीज़ों के लिए किया जाता है लेकिन हर चीज़ के लिए नहीं। तो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट रेगुलेशन। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है
यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये भी ध्यान रखिएगा छोटे से। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, वी हैव डिस्कस्ड 2013 का क्वेश्चन एंड 2014 का क्वेश्चन। दोनों में एक बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेसिक और करंट ओरिएंटेड में क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। बाकी हम लोग आगे देखेंगे 2015 से लेकर के 2020 का भी क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसको भी देखेंगे क्या चेंज आ रहा है, और देयर इज़ अ चेंज इन पैटर्न, जो क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, क्या चेंज है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल डिस्कस कर मतलब रिवीजन करते रहिए, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे इन्वायरमेंट को। चलिए फिर यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।